जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर में आप सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। बूस्टर की एक श्रृंखला चल रही है और लगातार एक बूस्टर शानदार आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है और उसमें ये रहता है कि संभावित क्वेश्चन होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपका मिलेगा। आज हम लोग जिस बूस्टर की चर्चा करेंगे वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और संभवतः यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज देख लेते हैं हम लोग कि आज का बूस्टर है क्या। वैसे हम आपको बता दें, आप देख करके ही परिचित हो गए होंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा ही कुछ बूस्टर होगा जहाँ पर हाथी घोड़े है ना, ढेर सारी प्रकार की वनस्पतियाँ दिखती होंगी, रहती होंगी। तो बिल्कुल सही पहचाने हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत में जितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उनको हम मैप बेस कराएंगे, है ना। मैप में सारा का सारा आपको जो है याद करा देंगे और याद कराने के बाद ये भी बताएंगे कि कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जो कि यूनेस्को की धरोहर में है, ठीक ना, यूनेस्को की लिस्ट में, ठीक ना, किस शामिल हैं। तो हम लोग ये भी देख लेंगे। तो चलिए देर बिना किए हुए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो साथी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, हमें पहली बार देख रहे हैं, तो अगर उनको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको आने वाला वीडियो बहुत आसानी से मिल जाए। पीसीएस के लिए, आरओ के लिए या किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम के लिए, जीएस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बूस्टर। और हमारी बूस्टर की पूरी लिस्ट बनी हुई है, आप जा कर के चैनल पे आप एक एक करके इनको देख सकते हैं। थोड़ा सा सामान्य जानकारी ले लेते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व, ये ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिनमें वनस्पति, जीव जंतु और यहाँ रहने वाले लोगों का संरक्षण किया जाता है। ये क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए बनाए जाते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के बारे में कुछ और बातें हैं, मतलब कि ये क्या होते हैं आपको पता चल गया होगा कि ये जो वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं और यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, मतलब जो जनजाति हैं, उनको संरक्षित करने के लिए, संरक्षण के लिए ये जैव विविधता संरक्षण केंद्र बनाए जाते हैं या क्षेत्र बनाए जाते हैं, उनको रखा जाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के बारे में कुछ और प्रमुख बातें हैं जिनको हम चाहेंगे कि आप इनको भी जान लीजिए। फिर हम लोग मैप खोलते हैं और चर्चा करते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा जाता है। बहुत बार पूछा गया है कि एक कोर सेक्टर होता है, एक बफर जोन होता है, एक ट्रांजिशन जोन होता है। यहाँ पर तो आम लोग जा सकते हैं, एग्रीकल्चर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। कोर जोन ऐसा होता है जहाँ पर किसी को भी जाना अलाउ नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद में हम इन क्षेत्रों में अक्सर एक या ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य भी देखते हैं। मतलब कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं वो क्षेत्र में बड़े एरियाज होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, तटीय क्षेत्र होते हैं, दूर तक फैले हुए एरिया होते हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं, उनको हम लोग शामिल करते हैं। उसमें राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकते हैं, कई राष्ट्रीय उद्यान हो सकते हैं या अभयारण्य भी शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को भी, पारंपरिक जीवन को भी संरक्षित किया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपका निकोबार द्वीप समूह में है, तो वहाँ पर भी आपको जो है ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। जनजातियों को भी संरक्षित किया जाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र प्राकृतिक पारितंत्र में होने वाले बदलावों का अध्ययन करने के संदर्भ तंत्र के रूप में भी काम करते हैं। साथ में भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। अब यहाँ पर आपको ये जो 18 नाम है ना, 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, इनको पूरा याद कर लेना है, एक एक याद कर लेना है। और साथ में 12 यूनेस्को की धरोहर में शामिल है, तो ये 12 भी अलग से याद कर लेना, मतलब इसी 18 में 12 भी आपको याद कर लेना है। तो मुझे लगता है आप एकदम रेडी हैं मैप बेस इसको याद करने के लिए। और हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे शानदार, उस ट्रिक से भी आपको याद करा देंगे। साथ में भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है, जिसे साल 1986 में स्थापित किया गया था। मतलब पहली बार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की जो नींव पड़ी है, जिसे शामिल किया गया है, वो है नीलगिरी 1986, है ना। 86 के पहले ये नहीं कोई भी इसमें शामिल था, ठीक है ना। साथ में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत साल 1971 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की शुरुआत की गई थी। मतलब कि शुरुआत तो इनकी 71 में हो गई है, ठीक है ना। कब? 71 में हो गई है, 1971 में। लेकिन पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में शामिल कर लिया गया है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं एक एक करके जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को देखते हैं कि पूरे भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित कौन कौन से हैं। वैसे मैं चाहूँगा कि एक आपको एक ट्रिक बताऊँ और ट्रिक के माध्यम से पहले हम इसको याद कराएं आपको, ठीक है ना। तो आप अगर रेडी हो तो पहले ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक में बहुत मशहूर ट्रिक है और ये पूरे जो है उसमें ये आपको मिलेगी। पहली ट्रिक का नाम बताता हूँ। नाना ने गुमसुम साड़ी दीपक आरती को सौंपी। क्या है? नाना ने गुमसुम साड़ी, नाना ने गुमसुम साड़ी दीपक आरती, बस आरती को आप ऐसे लिखना है, ठीक ना, डबल ए बनाइएगा, है ना। आरती में आरती
को गोला कर दीजिएगा, सौंपी। मेरे साथ 3-4 बार बोलेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। क्या है? नाना ने गुमसुम साड़ी दीपक और आरती को सौंपी। नाना ने गुमसुम साड़ी, मतलब साड़ी कैसी गुमसुम है, साड़ी गुमसुम साड़ी दीपक और आरती को सौंपी। बस इतनी याद हो जाएंगी। चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं और फिर इस ट्रिक को आपको डिफाइन करके डिटेल में बता देंगे। मुझे लगता है आपको आसानी से याद हो जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले नीलगिरी नीलगिरी संरक्षित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की, जो कि 1986 में इसको मान्यता दी गई है। और ये केरल में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में ये कुछ इस तरीके से फैला हुआ है, ठीक है ना। तो इसे आप कहेंगे कि जो है ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र प्रथम है और नाम क्या है? नीलगिरी, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से है। उसके बाद में हम दूसरे जो है उसकी बात करेंगे, वो भी ना से शुरू है। तो जरा आते हैं जो है दूसरे उसकी बात करते हैं, तो जिसे आप कहते हैं नंदा देवी, ठीक है ना। नंदा देवी कहाँ है? तो नंदा कहाँ रहती है? उत्तराखंड में रहती है। ये 1988 में शामिल किया गया है, राष्ट्रीय उद्यान है। इसको भी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल कर दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे की, तो तीसरा है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो मन्नार की खाड़ी आपको पता है श्रीलंका और जो है तमिलनाडु के मध्य में है ये खाड़ी है। और यही पूरा का पूरा एरिया है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, यहाँ पर भी ढेर सारी वनस्पतियां हैं, ढेर सारे जीव जंतु, उनकी संरक्षा के लिए ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में इसको मन्नार की खाड़ी को शामिल किया गया है, ठीक ना। चौथा पॉइंट आ जाएगा नोकरेक। नोकरेक मेघालय में पड़ता है। मेघालय की गारो खासी जयंतियां हैं, यहाँ पर जो है इनको देखा जा सकता है। तो ये है नोकरेक, ठीक है ना। उसके बाद अगला आएगा सुंदरबन। सुंदरबन का यहीं पर डेल्टा पड़ता है और सुंदरबन के ऊपर जो है ये पूरा का पूरा एरिया पड़ता है, जिसे सुंदरबन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कह सकते हैं। तो ये कौन सा हो गया? ये पांचवा हो गया। मतलब पहला नीलगिरी हो गया, दूसरा नंदा देवी हो गया, तीसरा मन्नार की खाड़ी हो गया और जो है मेघालय वाला हो गया। आज पांचवा हो गया सुंदरबन का। उसके बाद में अगला आता है मानस, असम में, ठीक ना। ये 1989 में इसको भी शामिल किया गया है, मानस। उसके बाद अगला आता है आपका देहांग देबांग। देहांग देबांग आपको पता ही है, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलती है। देहांग देबांग ये दोनों नदियां मिलकर के ही ब्रह्मपुत्र बनती हैं। तो ये वाली जो है देहांग और देबांग घाटी, ये कहाँ पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में। और इसको 1998 में शामिल किया गया है। साथ में आपको मिलेगा सिमलीपाल। सिमलीपाल उड़ीसा में है, इसे भी हमने जो है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया है। उसके बाद में बात आती है कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं कि मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक ना। एक अचानक मार अमरकंटक, एक पंचमढ़ी और एक पन्ना, ठीक है ना। और उसी तरीके से असम में 2 हैं, ठीक है ना। अभी इनको डिटेल में हम आपको पूरा समराइज रूप से बताएंगे कि याद हो जाए आपको, ठीक है ना। पंचमढ़ी हो गया, फिर यहीं पर अचानक मार अमरकंटक हो गया, जो मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है कुछ इस तरीके से। अमरकंटक की चोटी आप जानते ही हैं, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है, उसी में ये फैला हुआ है। साथ में हम बात करेंगे कच्छ के रण की। तो ये पूरा का पूरा कच्छ का जो दलदली इलाका है, इसको भी हम मानते हैं कि ये बायो आरक्षित क्षेत्र है। और ध्यान रखना है, सबसे प्रथम जो है नीलगिरी वाला है, ये वाला, और सबसे बड़ा कच्छ का रण है। सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? कच्छ का रण, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे कौन सा है। तो आगे में आप आएंगे कोल्ड डेजर्ट। ये ध्यान रखना, कोल्ड डेजर्ट ये आप समझिएगा मरुस्थल। अब मरुस्थल में राजस्थान मत लगा दीजिएगा। कोल्ड डेजर्ट है तो मतलब ठंडी वाले इलाके में होगा, और ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। कोल्ड डेजर्ट ये इसको भी शामिल किया गया है। साथ में ये आएगा पन्ना, हमने पहले बता दिया है पन्ना। उसके बाद कंचनजंगा। कंचन कहाँ रहती है? तो कंचन पर्वत श्रृंखला, वो भी जो है कहाँ है? सिक्किम में है। और कंचन जो है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पर है? ये भी सिक्किम में है। और इसको भी हमने जो है इसमें बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है। उसके बाद में आता है अगस्तमलाई संरक्षित जैवमंडल। अगस्तमलाई जो है ये तमिलनाडु और केरल वाला ये वाला भाग है ना, कुछ इस तरह से भाग है जिसके हम अगस्तमलाई संरक्षित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। और ये है कहाँ? तमिलनाडु और केरल में। साथ में आता है बड़ा निकोबार जैवमंडल। देखिए अंडमान में कोई नहीं है, ठीक ना, अंडमान में कोई नहीं, ये यहाँ पर है बड़ा निकोबार जैवमंडल क्षेत्र। और यहाँ पर आपको पता है कि जो जनजाति है उनको संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। और आपको पता है हमने यहाँ की एक जनजाति बताई थी, नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि निकोबार की जो जनजाति है जिसे संरक्षित किया गया है, उस जनजाति का नाम बताइए, ठीक है। अभी हमने इसके पहले वाले बूस्टर में बताया है। अगर आपने बूस्टर लगातार देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको याद भी होगा, और याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम फिर आपको आंसर कर देंगे। उसके बाद में शेषाचलम पहाड़ियां हैं अरुणाचल प्रदेश में, इसको भी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया है, शेषाचलम। उसके बाद में आता है बात
डिब्रूगढ़ सैखोवा की, है ना। डिब्रूगढ़ सैखोवा ये भी असम में है, और असम में आपका मानस हो गया, है ना, मानस हो गया, और डिब्रूगढ़ सैखोवा हो गया। ये दोनों जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र असम में, तो असम में 2 हो गए, और जो है मध्य प्रदेश में 3 हो गए, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में 1 दिहांग देबांग हो गया। धीरे धीरे याद हो रहा है कि नहीं? अभी पूरा का पूरा याद हो जाएगा, बस ध्यान से बने रहिए मेरे साथ में। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि भाई देखो कोर सेक्टर तो ये होता है। अब अगर मैं बात करूं इनको तीनों की, तो देखिए तीनों में जिनको हमने 12 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको हमने क्या शामिल किया है, किसमें? यूनेस्को की जो है लिस्ट में। यूनेस्को की लिस्ट में कौन कौन से हैं? नंदा देवी है, कंचनजंगा है, ठीक ना, नोक रेख है। देखिए नोक रेख है, ना तो असम में कोई है, ना तो अरुणाचल वाला कोई है, ठीक ना। उसके बाद में आएगा सुंदरबन। सुंदरबन वाला भी क्या है? ये यूनेस्को में शामिल है। फिर उड़ीसा वाला सिमलीपाल, ये भी शामिल है। फिर मन्नार की खाड़ी यहाँ पर है, ये भी शामिल है। और ग्रेट निकोबार ये भी शामिल है। नीलगिरी जो सबसे प्रथम है ये भी शामिल है। और अगस्त मलाई जो है ये भी शामिल है। अचानक मार अमरकंटक ये यहाँ पर पड़ता है, ठीक ना। अचानक मार अमरकंटक भी शामिल है, पंचमढ़ी भी शामिल है, और साथ में पन्ना भी शामिल है। मतलब मध्य प्रदेश के तीनों शामिल हैं, असम के कोई नहीं है। फिर उत्तराखंड का एक है, फिर कंचनजंगा सिक्किम वाला है, फिर मेघालय वाला नोकरेक है, फिर सुंदरबन वाला है, फिर सिमलीपाल उड़ीसा वाला है, मन्नार की खाड़ी वाला है, ग्रेट निकोबार है ना, नीलगिरी वाला है, और अगस्त मलाई वाला है। अचानक मार अमरकंटक, पंचमढ़ी और पन्ना है। तो मतलब ये जो 12 क्षेत्र हैं, इनमें 12 आप गिन लीजिए, 12 हैं। ये 12 किस में शामिल हैं? ये आपके जो है यूनेस्को लिस्ट में शामिल है। तो मुझे लगता है ये इतना आपने समझ लिया होगा। सुंदरबन, ये जितने रेड वाले हैं ये कैसे हैं? ये यूनेस्को की धरोहर में शामिल हैं। और जो ब्लैक वाले हैं, ब्लैक में येलो लिखा हुआ है, ये ऐसे हैं, इनको अभी नहीं शामिल किया गया, लेकिन ये 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में आता है। शेषाचलम ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, लेकिन यूनेस्को की धरोहर में नहीं है। उसी तरह से कच्छ का रण जो सबसे बड़ा है, ये भी यूनेस्को की धरोहर में नहीं है। कोल्ड डेजर्ट बहुत ठंडा है, ये भी यूनेस्को की धरोहर में नहीं है। मानस हो गया, डिब्रूगढ़ हो गया, और जो है दिहांग दिबांग, ये तीनों जो है यूनेस्को की धरोहर में नहीं है। तो आपने देख लिया कि 6 हमारे पास में ऐसे जो है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जो कि यूनेस्को की धरोहर में शामिल नहीं है। 18 में बाकी जो है जितने भी हैं जो है 6 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 12। ये 12 आपके जो है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को की सूची में शामिल है। अब ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के तीनों हैं, याद कैसे होगा? ये अचानक मार अमरकंटक कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का है, ये भी शामिल। मध्य प्रदेश में तीनों हैं शामिल हैं। पश्चिम बंगाल वाला सुंदरबन खामिस है, और इसी के बाद में सिमलीपाल उड़ीसा वाला भी शामिल है, और साथ में नोकरेक इससे सीधे में है, ये भी शामिल है, और साथ में सिक्किम वाला भी शामिल है। तो यहाँ के ये चारों हो गए, ठीक है ना। तो 3, 4, 7, और यहाँ पर जो है आपका जो है कहाँ का नंदा देवी वाला भी शामिल हो गया। और साथ में इस एरिया के, देखिए इस एरिया के जो है नीलगिरी हो गया, अगस्त मलाई हो गया, मन्नार की खाड़ी हो गया, और निकोबार हो गया। चारों क्षेत्र ये शामिल हैं। मुझे लगता है आसानी से याद हो गया होगा। 4 यहाँ पर हैं, सिक्किम वाला हो गया, मेघालय वाला हो गया, पश्चिम बंगाल वाला हो गया, और उड़ीसा वाला हो गया, 4 हो गए। और एक जो है उत्तराखंड वाला हो गया 5, और 3 मध्य प्रदेश वाले हो गए, पन्ना, पंचमढ़ी और अमरकंटक। तो 4, 3, 7, 1, 8, और 4 नीचे वाले हो गए नीलगिरी, अगस्त मलाई, मन्नार की खाड़ी और बड़ा निकोबार जैवमंडल क्षेत्र। तो मुझे लगता है कि वीडियो पसंद आया हो, याद भी हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ है तो मैप में भर लीजिए, एक बार याद हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। फिर हम दूसरी वीडियो में पुनः शामिल होंगे एक बेस्ट बूस्टर लेकर के। इंतजार करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।